नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं हम राष्ट्रपति से रिलेटेड पुराने प्रश्नों की। और पुराने प्रश्न हम देखते हैं कि आईएएस में लेटेस्ट आई हुई है, आरएस में आई हुई है या अदर एग्जाम में आई हुई जो पुराने प्रश्न हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एक बात यहाँ पे बोल दूँ कि यदि आपने वीडियो देख रखे हैं तब तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो गलत कथन को हमको यहाँ पे छांटना है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, पहला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दूसरा बी, राज्यों की विधानसभाओं तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। पहला ये कथन ये कहना चाहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है, यानी संविधान का आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में किसका उल्लेख किया गया है? निर्वाचक मंडल का। तो उस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था, दिल्ली पुडुचेरी को। तो जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है और जिन राज्यों में विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, यानी कुल मिला के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। यदि अपन आर्टिकल 54 को देखते हैं तो 54 के हिसाब से स्टेटमेंट राइट है। क्यों? क्योंकि अपन देखो इसको यहाँ पे अपन देख सकते हैं। देखो आर्टिकल जो 54 है, आर्टिकल 54 है, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये कहना चाहता है इन निर्वाचित सदस्यों से एक निर्वाचक मंडल बनता है, निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है। और इन निर्वाचित जो सदस्य हैं इनमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं और दूसरी तरफ विधानसभाओं के, केवल विधानसभा। अब विधानसभा दो हो गई, राज्यों की विधानसभा हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा हो गई, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट एक है वो क्या है? सही है। हमको गलत चुनना है। फिर निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। जब अपन आर्टिकल 54 और 55 दोनों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनगणना है वो 2001, 2011 ये शामिल नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनगणना 1971 की ही शामिल की जाती है। ठीक है। 71 की शामिल क्यों की जाती है? क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत बड़ी थी और उत्तर और दक्षिण भारत में जनसंख्या में अंतर आया था। इस वजह से देखा गया कि यदि इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ता जाएगा और दक्षिण भारत जो है उसका प्रतिनिधित्व घटता जाएगा और इससे अलगाव की पैदा हो जाएगी। तो उस समय एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और उसके द्वारा कहा गया 71वें 1971 की जनगणना के हिसाब से राष्ट्रपति की सीटों में की संख्या रहेगी, राष्ट्रपति की सीटों में प्रतिनिधि रहेंगे, राज्यों की सीटें भी उसी तरह से रहेंगी। और ये 2000 तक ऐसा ही रहेगा। फिर बाद में 84वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके उसको 2026 तक किया गया। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट ही अपना सही है, क्योंकि 2026 में के बाद जो जनगणना होगी उसके जो डाटा आएंगे उसके हिसाब से होगा। तो अभी उसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, वो तो 26 अगले साल पता चलेगा, लेकिन अब तक हम यही मानते हैं। फिर चुनाव एकल संक्रमणीय मत के अनुसार के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखो इसको हमेशा इंग्लिश में पढ़ा करो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का मतलब होता है कि जो प्रतिनिधित्व होगा, जो विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व होगा, जो राज्य का प्रतिनिधित्व होगा वो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होगा। और हर राज्य के वोट मूल्य अलग अलग होंगे, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग होगी तो वोट वैल्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और उसी वोट वैल्यू के आधार पे, उसी जनसंख्या के आधार पर उस राज्य के मत मूल्य होंगे। जैसे कि राजस्थान के 129 हैं, यूपी के 208 हैं, सिक्किम के सबसे कम 7 हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हर राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा, ये यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चुनाव भी जो एकल संक्रमण के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। फिर यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब गलत चौथा होगा। लेकिन हम उसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि गलत कैसे होगा। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे कि 100 से गुणित उस भागफल
जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त हो। ये कहना ये चाहता है कि राज्य का जो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत कितने होंगे, यानी वोट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। इसका कहने का मतलब है, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि राज्य की जनसंख्या, फॉर्मूले में मैं लिख के बताता हूँ, ये 1971 की है जो अपन ने बात की, बटा राज्य के कुल निर्वाचित विधायक विधायक ये कहना चाहता है कि राज्य की जनसंख्या में राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों का भाग देने पर जो उत्तर आएगा उसको आप फिर से भाग देना पड़ेगा आपको 100 से, जबकि ये गलत है क्योंकि कितने से भाग देना पड़ता है, 1000 से। इसका मतलब हो गया आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। अब देखिए यहाँ पे कितनी गजब बात है कि ये भाषा ऐसी है जो आपको ऐसे लगेगी यार बड़ा डिफिकल्ट है। देखो 100 से गुणित यहाँ पे हो जाएगा, 1000 से गुणित हो जाता तब हम इसको मान लेते कि ये ठीक है, बट ये 100 से गुणित दे करके इसको गलत कर दिया। इस मतलब यहाँ पर आप देखोगे पहला जो आपका प्रश्न है उसमें गलत कौन सा है, चौथा। अब आप देखिए कि जो आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा है उसकी पूरी बाल्की खाल यहाँ पर निकाल ली गई है, यानी यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस आ रहा है, समझ में आ रहा है, फैक्ट भी याद हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, संविधान के आर्टिकलों का महत्व भी समझ में आ रहा है, तब तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है, वरना आपसे सोल्व नहीं हो रहा है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप अपेक्षा छोड़ दो कि इससे सरल प्रश्न आएंगे, आगे इससे कठिन ही आएंगे। इस लेवल को आप नहीं छू रहे हो, इस लेवल को समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि इससे हार्ड ही आगे आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन 2000 ये आया हुआ है आर एस प्री 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी उस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन हुए थे, तो उन्होंने ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया, राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि राजस्थान विधानसभा का 129 था, सबसे ज़्यादा यूपी का होता है 208 लगभग होता है, और सबसे कम जो होता है वो सिक्किम का होता है लगभग 7 होता है। तो ये संख्या आपको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो राजा, अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी, क्या कोई ऐसी विधानसभा है, ये आपको सोचना है कि नहीं, क्या कोई ऐसी विधानसभा है जिसके सदस्यों का मत मूल्य राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों के मत बराबर होता है, क्या कोई ऐसी है, और है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर इसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये कह रहा है कि क्षमादान की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसके कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, उन स्टेटमेंटों को आप पढ़िए और फिर बताइए कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में के बारे में आप क्या समझते हो, फिर वो उनसे अपने से उत्तर लेगा। ये जो क्वेश्चन है वो आई एस प्री 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन आई आई एस प्री 2025 में आया हुआ, तो इसको अपन देखते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये देखिए क्षमादान की शक्ति के बारे में पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन किया जा के अधीन लाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति यदि समाधान की शक्ति का यूज करता है तो यदि उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्या न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कोई केस है, तो मारूराम और केहर सिंह दो ऐसे मामले हैं, और एक शत्रुघ्न भी है, लेकिन दो मेन मामले मारूराम वाद और केहर सिंह वाद, इन दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति का क्षमादान की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वो असद्भाव के आधार पर हो या वो दुर्भावना से ग्रस्त हो, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका मतलब हुआ कि ये पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही कथन चुनना है हमको। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, सही है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। तो आप ध्यान में रखिए क्योंकि हमने आर्टिकल 74 पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 74 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 74 है वो ये कहता है, आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। किसकी, मंत्री परिषद की
सलाह पर काम करता है, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा एड एंड एडवाइस, यानी मंत्री परिषद की एड एंड एडवाइस से करेगा। 74 आर्टिकल देखेंगे, इसका मतलब मंत्री परिषद जो कहेगी। तो यानी दूसरा जो स्टेटमेंट है केंद्र सरकार की सलाह के बना काम करता है, ये गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टेटमेंट केवल एक सही है, तो इसका मतलब हमारा हमारा उत्तर कौन सा है? केवल एक स्टेटमेंट वाला उत्तर हमारा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को समाधान के बारे में पता होना चाहिए कि समाधान कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड समाधान से रिलेटेड चीज़ें हमें पता हो। अब आप देखिए समाधान की शक्ति है आर्टिकल 72 में, और हमको ये आर्टिकल 74 को कोरिलेट और करवा रहा है, क्योंकि शायद ये आपने आर्टिकल 74 को कोरिलेट नहीं किया है तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी हमें इन कथनों पर विचार करना है, और इन कथनों पर विचार करने के बाद में हमें देखना है कि कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे केवल एक, केवल दो, तो हम सोचते हैं यार केवल दो, केवल तीन। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, केवल तीन कथन सही है, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरा कथन सही है। यानी इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने कथन सही है, केवल क्या केवल एक ही कथन सही है, क्या यहाँ पे दो कथन सही है, क्या यहाँ पे तीन कथन सही है, ये हमको यहाँ पे देखना है। प्रश्न को आपने पढ़ लिया, एक बार नज़र से डाल लिया। अब आप इसके जो भी तीनों स्टेटमेंट है वो देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो निर्णय की तारीख से पहले राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाएंगे। देखो आप यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड आर्टिकल 71 देखते हो, आर्टिकल 71 देखते हो, तो वो ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि अवैध घोषित हो जाता है, मतलब मान लीजिए अवैध का मतलब ये हुआ कि जैसे राष्ट्रपति चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, निर्वाचित होने के बाद में या तो 20 न्यूनतम मतदाता जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले हैं वो कम से कम 20 लोग, या फिर जो उम्मीदवार जो हारा हुआ है उनमें कोई भी यदि चुनौती देता है, और चुनौती कहाँ दी जाएगी? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। तो यदि वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है राष्ट्रपति के चुनाव को, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है, उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 6 महीने तक चला। अब 6 महीने तक जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति तो है ही ना, वो तो जीत गया, शपथ भी ले ली, काम भी कर रहा है। 6 महीने 8 महीने तक उसने काम भी कर लिए, 8 महीने तक। अब 8 महीने 6 महीने या 12 महीने बाद में मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि वास्तव में राष्ट्रपति ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, चुनाव की क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति में नहीं थी, इन्होंने क्वालिफिकेशन छिपाई है, झूठ बोला है। इस आधार पे या किसी भी आधार पे राष्ट्रपति के चुनाव को जो जो इसके लिए वैलिड आधार बनते हैं उसके आधार पे राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया है, कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह देता है। तो उस दिन राष्ट्रपति वो तो पद पर नहीं रहेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को काम कर लेंगे, लेकिन उस दिन तक उसने जो भी काम किए हैं वो अवैध नहीं होंगे, वो वैध होंगे, क्योंकि वो गलत नहीं होंगे, वो सही ही होंगे, वो वैध ही माने जाएंगे जितने भी राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हैं, जो भी काम किए। तो इसका मतलब यहाँ पर अमान्य हो जाते हैं। इसने क्या कहा? अमान्य हो जाते हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट समझ गए। फिर दूसरा देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन को इसलिए स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी है, चुनाव होना शेष है। इसको भी समझ लीजिए, ये भी आप आर्टिकल 71 में देखिए। राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो कि जैसे मान लो 22 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा भंग हो गई है। अब भंग हुई, ये नियम है कि जो विधानसभा भंग हो जाती है उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जो भंग हो चुकी है उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अब ये कह सकता है कि मतलब अब वो भाग नहीं लेंगे तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट की, भाई साहब राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित कर दो आप, क्योंकि हम तो 3 राज्य तो है ही नहीं, और हम हमारे बिना यदि चुनाव होता है तो चुनाव मतलब नतीजे बदल सकते हैं, नतीजे बदले हुए आ सकते हैं, क्योंकि हम कुछ और जीताना चाहते हैं, कैंडिडेट कोई और जीत जाएगा हमारे वोटों के बिना। तो आप स्थगित कर दो, जब हमारे चुनाव होंगे उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव करवा लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा मामला हुआ था गुजरात, विधानसभा भंग हो गई थी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, राष्ट्रपति के चुनाव पर इस आधार पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि कोई राज्य की विधानसभा भंग है
इस आधार पर फर्क नहीं पड़ेगा कितने लोगों ने वोट भंगोनी वजह से उनके चाहे सारे सदस्य वोट नहीं दे, इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो स्थगित किया जा सकता है इसने ये कहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है ना। अब एक ही बचा अपने पास तीसरा। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान में यह समय सीमा निर्धारित है कि उन्हें अपनी स्वीकृति कब तक देनी होगी। यानी ये कहना चाहता है कि संविधान ये कहता है कि इसमें टाइम पीरियड डिसाइड है। संविधान का 111 जो आर्टिकल है उसको आप देखते हो और कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि कब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देंगे। ठीक है ना। और नहीं राज्यपाल के लिए लिखा हुआ। इसलिए अभी हाल ही में लेटेस्ट एक मामला आया था तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु गवर्नर, ये सब मामला चला था। और उसमें ये कहा गया था कि मतलब संविधान उसमें जो माननीय न्यायालय है उसने भी ये कहा था कि समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी समय तक डिले होता है। और उन्होंने भी कहा था कि 1 महीना 3 महीने अलग अलग समय सीमा दी थी। तो वो मामला काफ़ी हाईलाइट रहा था यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो उसके आधार पे देखें तो ये जो तीसरा है ये भी गलत है, अपना कथन स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो यानी यहाँ पर कोई नहीं, नन, ये अपना सही आंसर आ जाएगा, नन। ठीक है ना। तो ये आप देख ली। इंग्लिश भी आप साथ साथ पढ़ सकते हो लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश बीच बीच में जहाँ पे टेक्निकल आएगा मैं बोलूँगा, लेकिन पूरा पढ़ूंगा तो थोड़ा सा अपना टाइम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट आप दोनों साथ साथ इसको पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, में भी शायद बचा हुआ होगा एक बार हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये आया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स यानी यूपीएससी में 2018 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो कि आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। और अब आप देखो कि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इस तरह की समझ तो विकसित करनी होगी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कुछ कथन यहाँ पे दिए जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, और उनको कथनों पर अपन को विचार करना है। हमको देखते चलना है कि कथन सही है या गलत है, फिर लास्ट में अपन अपना कंक्लूजन निकालेंगे। प्रत्येक राज्य के विधायक के मत का मूल्य राज्य से राज्य में भिन्न होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में एक राज्य, जैसे ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, एक है एमपी, एक है महाराष्ट्र, तो प्रत्येक राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। तो बिल्कुल यहाँ 129 मिलेगा। जैसे यूपी है तो वहाँ पर आपको 208 मिलेगा। फिर सिक्किम है तो केवल ही 7 मिलेगा। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है कि प्रत्येक राज्य के विधायक एमएलए का मत मूल्य, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज, यानी अलग अलग होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर इसके बाद में दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि लोकसभा सांसदों का मत का मूल्य राज्यसभा सांसदों के मत से अधिक होता है। नो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो दोनों का ही लगभग शायद 708 के लगभग मत मूल्य होता है। क्योंकि सांसदों का मत मूल्य निकालने का एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि सभी राज्यों के विधायक, निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का योग बटा निर्वाचित कुल सांसद। तो जब आप सांसदों को, टोटल सांसदों का भाग दोगे तो एक ही संख्या आएगी, जैसे 708 आ गई। तो अब ये 708 चाहे राज्यसभा का सांसद हो, चाहे ये लोकसभा का सांसद हो, चाहे राजस्थान का सांसद हो, चाहे एमपी का सांसद हो, चाहे यूपी का सांसद हो, और चाहे सिक्किम का सांसद हो, कहीं का भी सांसद हो, सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर आएगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का मत मूल्य अलग अलग दिखा गया है। सही कथन चुनिए, तो फिर सही कथन क्या हो गया, केवल एक ही सही कथन है, बाकी केवल दो नहीं है, एक और दो नहीं है, न तो एक न दो, केवल एक सही है अपना। क्योंकि राज्यों के विधायकों के मत मूल्य हर राज्य के अलग अलग होंगे, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे वो डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी है कि वे संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किन किन को प्रस्तुत कराए। मतलब राष्ट्रपति कौन कौन सी रिपोर्ट है वो संसद के समक्ष देता है। मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति उन रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखता है। तो यदि अपन इसको देखें तो
वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति रखवाता है, क्योंकि 280 और 81 आर्टिकल देखोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। दूसरी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति इसकी रिपोर्टों को नहीं रखवाते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आप आर्टिकल 148 से लेकर के 151 और 151 को पढ़ोगे, उसमें रिपोर्ट्स के बारे में दिया गया है। और सीएजी जो है ना, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष देता है और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, आप आर्टिकल 338 ए देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ऐसी आयोग है, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। इसका मतलब हुआ कि पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे दूसरा गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी सी ऑप्शन जो है वो अपना सही है, ठीक है ना। अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस प्री में आया हुआ 2020 का क्वेश्चन, आईएएस प्री 2020 का। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकता है जहां उसे उचित लगे। तो क्या ये स्टेटमेंट, पहला जो कथन है, क्योंकि सही कथन को चुनवा रहा है तो कितने कौन सा कथन सही है, अपन एक बार सही और गलत देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि अपन संविधान का आर्टिकल 85 देखते हैं, ठीक है ना, तो संसद का जो सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। संसद का सत्र कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। और सत्र कहीं पर भी बुला सकता है और कभी भी बुला सकता है राष्ट्रपति, दोनों चीज़ें राष्ट्रपति के पास है। ऐसा नहीं कि संसद का सत्र राष्ट्रपति संसद भवन में ही बुलाए, ऐसा नहीं है। स्थान और समय दोनों का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। आप आर्टिकल पीछे से देखोगे, स्थान कहाँ होगा और समय कब होगा। जरूरी नहीं कि सुबह 11 बजे बुलाए, सुबह 6 बजे बुला सकता है, ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। और कभी भी किसी भी समय बुला सकता है और कोई से भी स्थान पे बुला सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि दिल्ली से बाहर भी संसद का सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति इच्छा हो तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब हुआ आर्टिकल 85 के हिसाब से अपन देखते हैं तो भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकता है जहाँ उसे उचित लगे, मतलब सही है ये पहला। भारत का संविधान वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु सभी तीनों का होना अनिवार्य नहीं है। अब इसको देखने के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये तो लिखा हुआ संविधान के आर्टिकल 85 में कि राष्ट्रपति किसी भी समय बुला सकता है, समय भी राष्ट्रपति के ऊपर विवेक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइडेड जोड़ा हुआ है, परंतुक जोड़ा हुआ है, और वो ये कहता है कि 2 सत्रों के मध्य मध्य 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं राष्ट्रपति को यहाँ बाउंड कर दिया गया। नहीं तो राष्ट्रपति 5-5 साल ही नहीं बुलाएगा। मान लो राष्ट्रपति की इच्छा हो जाए तो 4 साल नहीं बुलाई, तो इससे तो एक तरह से संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाता है ना। तो इसलिए हमारे संविधान ने कह दिया, नहीं भाई, राष्ट्रपति जब चाहे बुला ले, लेकिन राष्ट्रपति को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला सत्र खत्म होने के बाद में दूसरा सत्र 6 महीने के अंदर अंदर बुलाना पड़ेगा। यानी कि हमारा संविधान कभी भी ये नहीं कहता कि कितने सत्र एक साल में होंगे, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 2 सेशंस के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तो जब इसका अर्थ आप लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि एक साल में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए। संविधान ये नहीं कहता 2 होने चाहिए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, संविधान तो केवल ये लाइन कहता है, ठीक है ना। इसका मतलब एक साल में न्यूनतम सत्र संविधान के हिसाब से कितने होने चाहिए, 2। तो यहाँ पे ये कहता है कि संविधान, अब ये कह रहा है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि 3 सत्र होते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट अपना गलत है। संविधान में वर्ष में संसद के न्यूनतम बैठक दिवस निर्धारित ये भी नहीं किए गए भाई, संविधान में ये कभी नहीं कहा गया। देखो, सत्र होता है संविधान के हिसाब से 2, फिर सत्र में बैठक चलती है, जैसे पहला दिन दूसरा दिन, तो कितनी बैठकें होगी, 10 बैठक 20 बैठक। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के हिसाब से न्यूनतम बैठकों की संख्या निर्धारित की गई है। तो ऐसा संविधान में के अंतर्गत कहीं पर भी निर्धारित नहीं किया गया। इसका मतलब होगा संविधान में बैठकों की न्यूनतम बैठक दिवसों की संख्या निर्धारित नहीं की गई। तो यहाँ पे कथन केवल एक ही सही हो जाएगा, यहीं पे लिखा हुआ है, अगला पेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सही कथन चुनिए, केवल एक यहाँ पर अपना क्या होगा, सही कथन होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बाकी अपने गलत होगा, ओनली 1।
अपना राइट आंसर क्या होगा? ओनली वन। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जो टेक्निकल वर्ड होते हैं पॉलिटी के, स्पेशली आप ध्यान रखो कि आप बाईलैंग्वेज ध्यान रखो, हिंदी और इंग्लिश में भी ध्यान रखो। हिंदी में फिर भी काम नहीं है याद है आपको वर्ड, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। इंग्लिश में नहीं है ना, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हो सकता है कभी महाभियोग शब्द ही नहीं आए और इम्पीचमेंट आ जाएगी राष्ट्रपति के बारे में, तो आपको इम्पीचमेंट ही नहीं समझ में आ रहा तो नीचे आंसर कहाँ से समझ में आएगा? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन, हमको सही कथन को चुनना है, सही कथन, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए महाभियोग लाया जाता है। वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, क्योंकि आर्टिकल 61 को आप देखोगे, आर्टिकल 61 को जो कि महाभियोग से रिलेटेड है, तो उसमें महाभियोग लाने का एक ही कारण बताया गया है, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, उल्लंघन, अतिक्रमण। लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखा हुआ है, वोलेशन, ठीक है ना। तो संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के उल्लंघन पर ही लाया जा सकता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार कोई कारण नहीं होता, न भ्रष्टाचार पे किसी भी आधार पे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया नहीं जा सकता। केवल एक ही आधार है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में चलाई जाती है, ये भी सही है, क्योंकि महाभियोग एक सदन से पारित होने के बाद में दूसरे सदन से पारित होना पड़ता है और कुल के 2/3 बहुमत से पारित होना। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया केवल लोकसभा द्वारा संचालित की जाती है। ये कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति का महाभियोग पहले लोकसभा में लाया जाएगा फिर राज्यसभा में आता है। ऐसा रूल नहीं है, जैसे अपन धनी विधेयक पढ़ते हैं ना कि पहले लोकसभा में आता है, पुरस्तापित होता है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। तो पहला और दूसरा, तो अपना उत्तर कौन सा हो गया? ए। तो अपना कौन सा सही हो गया? ए, यानी पहला और दूसरा हमारा सही है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन और है, ठीक है ना। ये निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो ये समाधान से संबंधित है, यानी संविधान के जो आर्टिकल 72 से रिलेटेड है। ये संविधान का कौन सा आर्टिकल है? 72, समाधान से रिलेटेड है। अब ये पहला कहना चाहता है कि राष्ट्रपति सामान्य समाधान यानी पार्डन, दंड, लघुकरण, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव देने का अधिकार रखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 प्रकार के समाधान है। समाधान की शक्ति है कि यानी कितने प्रकार है? 5। तो यानी ये देने का अधिकार राष्ट्रपति रखते हैं, तभी तो समाधान का अधिकार, ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में ही समाधान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति केवल, इस वर्ड को जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो केवल वर्ड जहाँ पर भी आता है थोड़ा रुक कर थोड़ा विचार कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर मामलों में केवल वर्ड जब आता है ना तो वो प्रश्न गलत होता है, स्टेटमेंट गलत होता है। केवल वर्ड जहाँ पर भी आता है ना, मैक्सिमम मामलों में मैंने तो ये देखा है कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। केवल उच्चतम न्यायालय में के निर्णयों में, यानी ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उसके विरुद्ध ही राष्ट्रपति समाधान का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं। हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध भी कर सकते हैं राष्ट्रपति समाधान का प्रयोग। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। राष्ट्रपति को दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन पर निर्णय लेने का अधिकार है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका आती है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आएगी। उस पर देखता है राष्ट्रपति की क्या मुझे लेना है, क्या इसको क्षमा करना है या उसको क्षमा नहीं करना है, ठीक है। राष्ट्रपति के समाधान का अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि संविधान का जो आर्टिकल 74 है वो इसके साथ को रिलेट करता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, कथन गलत को चुनना था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये अपना जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, तो ये आप इनको पढ़िए और ज़रूर आपको यदि टाइम मिलता है, यदि लगता है आपको कि वीडियो देखना है तो आप देखोगे तो ये ज़्यादा जी से आप कह लो। नमस्कार।